नमस्कार साथियों, कैसे हैं भाई आप लोग। पढ़ाई चल रही है कि नहीं। डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठ जाएं सभी लोग। ये बेटा विशेष ध्यान दिया करें सभी लोग कि डॉट पेन रजिस्टर निकाल के जरूर बैठा करें। आज डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन 60 नंबर का जो चैप्टर अपना है, उसके 60 नंबर के चैप्टर का 17 पार्ट 17 नंबर का पार्ट है, जिसमें मैं आपको मेन कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि भोजन के मुख्य घटक, भोजन के मुख्य घटक क्या होते, बहुत ही वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भोजन के सभी पदार्थ इसमें पढ़ लिए जाएंगे और निश्चित तौर पर 2 से लेकर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में कोई ना कोई प्रश्न क्वेश्चन अवश्य किया जाता है। इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले आप और हम लोग डेफिनेशन फूड की पढ़ते हैं। क्या डेफिनेशन क्या होती है, इनके क्या सोर्स हैं, इनको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, ये इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या कहाँ से प्राप्त करते हैं इनके बारे में, और इन जो फूड मटेरियल होते हैं इनकी प्रकृति क्या क्या है इसके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा कि ये किस नेचर के हैं, ये किस नेचर के हैं, इनसे कौन कौन से पदार्थों से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, इस चीज का भी आप और हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फूड की डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? परिभाषा। देखिए, भोजन की भी परिभाषा आप लोगों को सोचनी पड़ेगी, भोजन की परिभाषा भी आप लोगों को सोचना पड़ेगी। तो इसका मतलब आप लोग पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं कि भाई फूड की परिभाषा क्या दे सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो मरम्मत, वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, उन पदार्थों को भोज्य पदार्थ कहा जाता है। तो क्या परिभाषा लिख सकते हैं भोजन की परिभाषा क्या लिखेंगे? इस प्रकार के पदार्थ जो मरम्मत यानी रिपेयरिंग, ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। कह दिया फूड। कितनी सिंपल परिभाषा, डेफिनेशन है आपके सामने। इस प्रकार के पदार्थ जो मरम्मत, ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं यानी मरम्मत करते हैं, वृद्धि करने का कार्य करते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से भोजन कहा जाता है। एक तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप चाहें तो ये भी दे सकते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करते हैं यानी निर्माण, यहां क्या लिख सकते हैं? निर्माण करते हैं, फूड कहलाते हैं। जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उस प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करने वाले पदार्थ भी, उन प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करने वाले पदार्थ भी फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते? फूड कहलाते हैं। इस प्रकार के फूड जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एवं अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनको मैक्रो कहा जाता है, और जो कम पाए जाते हैं उनको माइक्रो कहा जाता है, यानी कि सीधे सीधे दीर्घ पोषक तत्व यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घ पोषक तत्व, और जो कम मात्रा में होते हैं उनको मुख्य रूप से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। ये अब इनके मुख्य रूप से आती हैं टाइप्स। क्या आती हैं? टाइप्स आती है फूड के। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी कैटेगरी का, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। देखिए, इनके फूड के टाइप आए।
टाइप ऑफ फूड। तो फूड के टाइप्स क्या होते हैं? उपयोगिता के आधार पर, क्या उपयोगिता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए के आधार पर ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एनर्जी प्रोड्यूसर्स। एनर्जी प्रोड्यूसर्स मुख्य रूप से कहा जाता है इनको, या फ्यूल कंपोनेंट। तो फ्यूल कंपोनेंट। सेकंड जो आता है बिल्डिंग मटेरियल। क्या? बिल्डिंग मटेरियल, या इसको आप सीधे सीधे दूसरी भाषा में बोल दूं जिससे आप समझ जाए, बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर मटेरियल। तीसरा आता है मेटाबॉलिक रेगुलेटर, और फोर्थ नंबर पर आता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंतर्गत आपको मतलब उपयोगिता के आधार पर 4 टाइप्स पढ़े। तो 4 टाइप्स में आपके आ गया पहला एनर्जी प्रोड्यूसर। तो कौन कौन से फूड मटेरियल है जो एनर्जी प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा इस प्रकार के पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी ऊर्जा उत्पन्न। तो इसको क्या कह दिया? ऊर्जा उत्पादक। हिंदी मीडियम वाले सुन लें। दूसरा बॉडी बिल्डर, यानी बॉडी को बनाने वाले पदार्थ। बॉडी को बनाने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? प्रोटीन। बॉडी बिल्डर कौन कहलाते हैं? प्रोटीन। देखा होगा जो बच्चे जिम जाते हैं तो वह मुख्य रूप से प्रोटीन वाले पदार्थों का अधिक खाते, जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, उन पदार्थों का अधिक उपयोग करते हैं। तो ये हुआ मेटाबॉलिक रेगुलेटर, यानी अपने शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, अपने शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? विटामिन्स, साल्ट, ऑब्लिक मिनरल्स और वाटर, ये आता है। जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल में क्या होते हैं? अपन सीधे लिखे देते हैं डीएनए और आरएनए। ये दो क्या सीधा लिख दिया मैंने? पहले मैं न्यूक्लिक एसिड लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने सीधे लिख दिया डीएनए और आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। तो ये आपके क्या हैं? उपयोगिता के आधार पर मुख्य रूप से फूड मटेरियल के टाइप्स हैं। तो एनर्जी आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट देता है। बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी का निर्माण जो करता है वह कौन करता है? प्रोटीन करता है। अपने शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण मेटाबॉलिक रेगुलेटर, विटामिन, साल्ट और वाटर होते हैं। और जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। तो वो डीएनए, आरएनए होते हैं। इनको उपापचयी नियंत्रक, इनको क्या कहेंगे? उपापचयी नियंत्रक कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये उपयोगिता के आधार पर टाइप्स हुए, सभी लोग नोट कर लें। फिर इसके बाद आते हैं प्रकृति के आधार पर। किस आधार पर? प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से
टाइप्स आते हैं। तो प्रकृति से मतलब है ये किस नेचर के हैं, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये कहा जाता है। तो इस बेस पर दो टाइप्स के होते हैं ये। तो कौन कौन से टाइप्स हैं ये देख लीजिए। एक तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, और दूसरा आते हैं इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल। क्लियर? ये नेचर के आधार पर है। तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में आप कौन कौन से पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये मेन है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इनऑर्गेनिक में यदि आप चाहते हैं तो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए भी इसके अंतर्गत आ गए। ये न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में लिख दिया, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए इसी के अंतर्गत आते हैं। इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कौन कौन से आ जाएंगे भाई? देखिए, तो इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल में H2O, साल्ट अर्थात मिनरल्स, क्या आ गए? मिनरल्स आ गए। तो ये आपको किसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा? इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल के अंतर्गत आपने को पढ़ना पड़ेगा। तो अब जितने फूड मटेरियल मैंने आपको बताया उनको एक एक करके इन शॉर्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट कौन सा पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करनी है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सुनते चलें। कार्बोहाइड्रेट यहां लिख दिया जाए, कार्बो, इस प्रकार के पदार्थ जो हमारे शरीर में पहुंचकर मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, मुख्य रूप से एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। हमारी बॉडी में जैसे ही ये पहुंचते हैं तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अर्थात ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो बॉडी में पहुंचकर एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। इनका जो रेशो होता है वो 1:2:1 होता है। क्या? 1:2:1 रेशो में ये पाए जाते हैं। इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट में वही अनुपात पाया जाता है जल का, जो जल का होता है। इस वजह से इनको हाइड्रेट ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है, यानी कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ यदि कार्बन को जोड़ दिया जाए तो वही कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है वह CH2O होल बाई, ये मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं? ये मैं सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं, सामान्य फॉर्मूला है CH2O होल बाई। मुख्य रूप से ये इनका सामान्य फॉर्मूला होता है। अब इनके सोर्स आ जाएं तो सोर्स तो ये है कि जितने भी पदार्थ आप और हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं उनमें सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चाहे रोटी को खाएं चाहे सब्जी को खाएं, क्या रोटी को खाएं या सब्जी को खाएं, और या फिर आप फ्लैश मटेरियल खाते हैं या मिल्क दूध लेते हैं, उनमें सभी में मुख्य रूप से आपके क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये अब इनका क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो क्या वर्गीकरण होता है? देखिए, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में?
3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। तो फर्स्ट जैसे देखते हैं मोनोसैकेराइड, नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड और नंबर 3 पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड यानी कि इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिर्फ एक अणु पाया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ओलिगोसैकेराइड। यानी सीधे कहते हैं 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने को क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड more than 10 molecules of monosaccharide are linked by glycosidic बंध are called polysaccharide। मतलब 10 से लेकर जितने भी हों वह ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा मोनोसैकेराइड जुड़े हों उनको कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। इसमें एग्जाम्पल लिख दे, ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है जो सीधे सरल रूप में पाए जाते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसैकेराइड का जल अपघटन नहीं होता क्योंकि यह एक ही अणु के बने होते हैं। क्लियर? तो जल अपघटन स्वाद में मीठे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट नेचर के होते हैं। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड के बारे में क्या बताया था? 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जुड़कर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़कर मुख्य रूप से ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। इसमें ओलिगोसैकेराइड में जो 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर बनाते हैं उनको कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहा जाता है? डाइसैकेराइड कहा जाता है। और डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल होते हैं आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वह मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डाइसैकेराइड के होते यानी कि 2 मोनोसैकेराइड अणुओं के मिलने से बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है सुक्रोज। क्या एग्जाम्पल है? सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। यह मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड 10 से लेकर 1000 तक या इससे अधिक मोनोसैकेराइड के अणु ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़कर जिनको बनाते हैं उनको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन आदि पॉलीसैकेराइड आते हैं, जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आप और हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है भोज्य पदार्थ के रूप में। चाहे आलू लें, चाहे चावल लें, क्या कोई सा भी पदार्थ लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आप अपने को पॉलीसैकेराइड प्राप्त होती है। यानी कि पौधों से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं वह जटिल रूप में पॉलीसैकेराइड के रूप में ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात स्टार्च के रूप में प्राप्त किया जाता है। किस रूप में प्राप्त किया जाता है? स्टार्च के रूप में। सेल्यूलोज भी अपनी बॉडी में जाता है, ये बात एक अलग है कि आप और हम लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं वह हर्बीवोरस एनिमल इस सेल्यूलोज को सेल्यूलेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये किसमें बताना है? इसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब इसका आता है इम्पोर्टेंस यानी महत्व। इसका क्या महत्व है आप और हम लोगों के लिए? सबसे पहली बात है इसका क्या महत्व है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये देखें आप लोग, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। तो कार्बोहाइड्रेट का महत्व सबसे पहले मैं आपको बता चुका बेटा, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। क्या? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स ऑफ
एनर्जी यानी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ये ईंधन के शीघ्र व सरलतम से उपलब्ध स्रोत हैं। ये फ्यूल के रूप में सबसे सिंपल फॉर्म में पाए जाने वाले स्रोत हैं, सबसे सिंपल फॉर्म में पाए जाने वाले स्रोत हैं। यानी कि ये कहा जाए सीधे डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड होती है कि जैसे ही भोजन को आपने लिया, स्टार्च को लिया तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। सुनते चलें, लैक्टोज मुख्य रूप से बच्चों एवं मरीजों का भोजन होता है। लैक्टोज जो डाइसैकेराइड में आपको बताया था, मिल्क शुगर जिसको कहा था, यह बच्चों एवं जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उसका मुख्य रूप से क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है। सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है, इसको आज आप और हम लोग प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला में यूज करते हैं। क्या सुक्रोज को प्रैक्टिकल के लिए किसमें यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। कई ओलिगोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में हेल्प करते हैं। ये बात एक अलग है कि प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कंपोनेंट जो होता है, कंपोजिशन होता है, वह प्रोटीन तथा लिपिड होता है, लेकिन कुछ प्रतिशत मात्रा में ओलिगोसैकेराइड भी पाया जाता है। नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, या 12th लेवल पर 1 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है 11th लेवल पर, के प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन। तो प्लाज्मा झिल्ली का कंपोजिशन क्या लिखोगे, प्रोटीन, लिपिड एंड ओलिगोसैकेराइड, यानी कई प्रकार के ओलिगोसैकेराइड हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मेन कंपोनेंट क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर मुख्य रूप से इनके मेन कंपोनेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, मोनोसैकेराइड जो है, वह डीएनए का फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और राइबोज शुगर जो है वह आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह जो डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर होते हैं वह न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, जेनेटिक फूड मटेरियल होते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो कैरेक्टर को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो ये मुख्य रूप से आप क्या बता सकते हैं, सभी जो जीवी जंतु होते तो आपने देखा हुआ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में फूड को लेते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर बताते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उस प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या? सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है उसका क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी उनमें जो कंपोनेंट, जो कंपाउंड पाए जाते हैं उसका मेन पार्ट होते और किसी भी सेल का मुख्य ढांचा बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये कार्बोहाइड्रेट के महत्व पढ़ेंगे आप। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट के महत्व पढ़ते। तो जैसे मैंने पहला लिख दिया, ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरा, आप यदि चाहें तो लिखने के रूप में यदि चाहिए तो लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज बच्चों व मरीजों का मुख्य भोजन होता है। क्या? मुख्य फूड मटेरियल है, विशेष ध्यान रख लें। कई ओलिगोसैकेराइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कई ओलिगोसैकेराइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए
के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सीधे सीधे ये मुख्य रूप से लिख दिया गया क्या, प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताए कई थे, लेकिन 5 ये आपको लिख दिए, तो आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। इतना आपको कायम पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो ये विशेष ध्यान दें कि इनमें जो फूड मटेरियल पूछा जाता है वो इंपोर्टेंस महत्व पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, महत्व पूछा जाता है। अब दूसरा जो फूड मटेरियल जो एनर्जी वाला होता है वह क्या है, फैट, लिपिड, वसा। तो ये मुख्य रूप से एक साइंटिस्ट थे, ब्लूर साइंटिस्ट थे। क्या, ये जो वर्ड उपयोग किए थे ब्लूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुख्य रूप से सबसे पहले किए थे। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने ऐसे ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हैं जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हमारे शरीर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराने का कार्य करते, शॉक एब्जॉर्प्शंस का कार्य करते हैं। ये अभी मैं जब इसके जो इम्पोर्टेंस होगा तब मैं मुख्य रूप से बताऊंगा। इनका जो निर्माण होता है, इनका जो निर्माण होता है वह है 3 फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल के मिलने से 1 मॉलिक्यूल लिपिड और फैट का निर्माण होता है। यानी 3 वशीय अम्ल और 1 अणु ग्लिसरॉल एस्टर बंध द्वारा, एस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़कर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। देखिए यहां मैं आपको बॉन्ड बता रहा हूं, बॉन्ड बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रख लें कौन सा बॉन्ड है, यहाँ एस्टर बॉन्ड है। और कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला कौन सा बॉन्ड था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। क्लियर, तो बॉन्ड जरूर ध्यान में रख लेना आप लोग। तो ये लिपिड का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, लिपिड का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है। तो अब इसका जैसे क्लासिफिकेशन लेते हैं, क्या, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो देखिए क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में क्या आते हैं, वही सिंपल फैट, कौन सा फैट, सिंपल फैट, और कॉम्प्लेक्स फैट और डेराइव्ड फैट। ये 3 भागों में मुख्य रूप से इनको डिवाइड किया गया था। तो सिंपल फैट क्या होते, इस प्रकार के फैट जो सिर्फ फैटी एसिड और सीधे सीधे ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते, उनको कहा जाता है सिंपल फैट। कॉम्प्लेक्स यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ साथ कोई और दूसरा पार्ट इनसे जुड़ जाए, उसको कहा गया कॉम्प्लेक्स फैट। यानी कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ साथ कोई अन्य पार्ट जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, तो उसको कह दिया कॉम्प्लेक्स फैट कह दिया। डेराइव्ड फैट यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि ये जो सिंपल फैट है, कॉम्प्लेक्स फैट है, इनके हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन के फलस्वरूप जो फैट प्राप्त होते हैं उसको कहा जाता है डेराइव्ड फैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेराइव्ड फैट के नाम से जाना जाता है। और यह फैट सबसे खतरनाक होती, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इसके आपके क्या क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर इसका वही मैंने अभी कहा था, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की इंपोर्टेंस महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से फैट के जो है वह महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंस यानी कि क्या फैट कार्य कर सकती है अपनी बॉडी में। तो सबसे पहले ये देख लें, ये 2nd नंबर का ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। पहले नंबर पे एनर्जी जो प्रोवाइड कराता है,
पहले नंबर पर जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वह तो कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो आवश्यकता पड़ती है एनर्जी प्रोवाइड कराने का वह मुख्य रूप से कौन सा होता है, फैट होता है। कौन सा होता है, और अपने को लगभग टोटल एनर्जी का 10 से 25%, टोटल एनर्जी जो अपने को आवश्यक होती है उसका 10 से 25% यही मुख्य रूप से प्रोवाइड कराता है। कौन, फैट। और जबकि कार्बोहाइड्रेट कितना कराता था, 55 to 75%। कार्बोहाइड्रेट कितना कराता था, 55 to 75% एनर्जी प्रोवाइड कराता था। तो ये मुख्य रूप से यानी कि ये कहा जाए ऊर्जा उत्पादक। क्या, कैसे होते हैं, ऊर्जा उत्पादक होते हैं, यानी कि भोजन के मुख्य ऊर्जा प्रमुख स्रोत हैं, भोजन के मुख्य ऊर्जा प्रमुख स्रोत के रूप में इनको जाना जाता है। ये अवलेयशील गुण के कारण जीवों की कोशिका, अवलेयशील गुण के कारण जीवों की कोशिका तथा ऊतकों में संचित भोजन के रूप में पाए जाते हैं। अवलेयशील यानी कि यह मुख्य रूप से इनसॉल्युबल फेज में पाए जाकर क्या, जो सेल्स होते हैं और फैटी एसिड और जो टिश्यू होते हैं उसमें मुख्य रूप से ये स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, स्टोरेज फूड मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। फिर ये स्किन के नीचे एक लेयर बनाते हैं जिसको फैटी एसिड, जिसको फैट लेयर कहा जाता है। स्किन के नीचे एक लेयर बनाते हैं जिसको फैट लेयर कहा जाते हैं, जो हमको शॉक एब्जॉर्बेशन, झटका यदि कोई देता है तो उसको एब्जॉर्ब करते। देखा होगा आप लोगों ने कि पतले को आप धक्का दे दें या थोड़ा सा मार दें तो उसके इंटरनल ऑर्गन में जल्दी से दर्द का एहसास होता है, लेकिन यदि कोई मोटा व्यक्ति है जिसकी बॉडी में स्किन के नीचे बहुत मोटी फैटी लेयर पाई जाती है तो उसको यदि झटका दें तो उसको इंटरनल ऑर्गन पर इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। एक चीज ये। दूसरा जो है, यह ऊष्मा को संरक्षित करने का कार्य करता है। ये जो लेयर अपने नीचे पाई गई यह क्या करता है, ऊष्मा को संरक्षित करने का कार्य करता है। काय का कार्य करता है, ऊष्मा को संरक्षित करने का कार्य करता है। विटामिन ए, डी, ई, के जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए, डी, ई, के लिए ये विलायक का कार्य करते हैं, सॉल्युबल का कार्य करते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के लिए ये काय का, सॉल्युबल का मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। कई हार्मोन, क्या, कई जो हार्मोन हैं वह मुख्य रूप से काय के बने होते हैं, फैट के बने होते हैं, जैसे एडिनोकॉर्टिकॉइड और लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। क्या, कई प्रकार के हार्मोन हैं, एडिनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है और जो सेक्स हार्मोन है वह मुख्य रूप से फैट या लिपिड के ही बने होते हैं। तो इस प्रकार से आप फंक्शन किसके बता सकते हैं, लिपिड के बता सकते हैं। तो यह एक एक चीज मतलब आपको लिखकर, जैसे ऊर्जा उत्पादक है तो यहाँ लिख दिया, ये दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं त्वचा के नीचे एक लेयर बनाते हैं जिसको फैटी लेयर कहा जाता है, जो शॉक एब्जॉर्बेशंस और ऊर्जा संरक्षण का कार्य करते हैं। काय का कार्य करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बोल के बता दिया, आप सुनते रहें, थोड़ा सा बार बार वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में आ जाएगा। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। अपने शरीर का लगभग 15% भाग इसी प्रोटीन का बना होता है। 15% भाग काय का बना होता है, प्रोटीन का ही बना होता है। तो तीसरे नंबर का फूड मटेरियल जो है, जिसको बॉडी बिल्डर के रूप में जाना जाता है, प्रोटीन। तो देखिए वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मुख्य रूप से ये से मिलकर बने ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है, अर्थात निर्माण होता है, हमारे शरीर की पेशियों का निर्माण किया जाता है। उन्हीं को कहा जाता है प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये निर्माण करने का कार्य करते हैं, चूंकि ये निर्माण करने का कार्य करते हैं, इस वजह से इनको
बिल्ड अप फूड मटेरियल कहा जाता है। बिल्ड अप फूड मटेरियल यानी निर्माणकारी भोज्य पदार्थ के नाम से इनको जाना जाता है। जितने भी स्रोत, यदि सोर्स कहा जाए तो जितने भी मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिलीज के प्लांट्स हैं वो उससे मुख्य रूप से क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन, यानी दालें जो भी हैं, दालों को खाने से प्रोटीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। अंडे को खाने से प्रोटीन प्राप्त होती है, दूध को पीने से प्रोटीन प्राप्त होती है। यानी सीधे सीधे कहा जाए जो भी भोज्य पदार्थ है, किसी में कम मात्रा में, किसी में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन अवश्य पाई जाती है और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत अत्यावश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति जो जिम जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जिम जाते हैं तो वह प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मसल्स फॉर्मेशन उनमें होता है, मसल्स फॉर्मेशन उनमें होता है, इस वजह से वो प्रोटीन वाले पदार्थों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। दालों का प्रयोग अधिक करते हैं, अंडे का प्रयोग अधिक करते हैं, मांस का प्रयोग मुख्य रूप से अधिक करते हैं, क्योंकि ये पदार्थों से मुख्य रूप से बहुत अधिक मात्रा में मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन की संरचनात्मक जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, वह अमीनो एसिड होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की थोड़ी सी चर्चा यहां मैं कर लेता हूं। अमीनो एसिड इस प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन मुख्य रूप से इनके द्वारा किया जाता है। वही इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है RCHNH2COOH। अमीनो एसिड का सिंपल फॉर्मूला है RCHNH2COOH। क्या होते हैं? COOH होते हैं, जो जीवों के शरीर में लगभग जिनकी संख्या 20 होती है। जीवों के शरीर में जिनकी संख्या लगभग अमीनो एसिड की कितनी होती है? 20 होती है। यही आपस में किस बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाती हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होकर एक चेन बनाते हैं, जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, अर्थात प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन मुख्य रूप से होते हैं। जिससे ध्यान रखें, ये आपके पास तीसरे नंबर का बॉन्ड आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ गया? पेप्टाइड बॉन्ड मुख्य रूप से आपके पास आ गया। तो ये अब इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो वही क्लासिफिकेशन जो फैट का मैंने बताया था, वही आपको इसमें बताना है। तो कौन सा हो गया? वो सिंपल प्रोटीन, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और थर्ड नंबर डेराइव्ड प्रोटीन। तो इस प्रकार की प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं, अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से बनते हैं, या इस प्रकार की प्रोटीन जो सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं, उनको कहा जाता है सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के साथ साथ कोई दूसरा ग्रुप इससे अटैच हो जाए। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन अमीनो एसिड के साथ साथ इससे कोई दूसरा ग्रुप अटैच हो जाए, उसको कह दिया जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अपन दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं सिंपल प्रोटीन प्लस अदर ग्रुप मिलकर जो बनाते हैं उसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और इनके हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसको कह दिया जाता है डेराइव्ड प्रोटीन। यानी कि ये कहा जाए कि ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। ये कैसे प्रोटीन है? डेराइव्ड को क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये क्या पढ़ना है आपको? प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना? प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। मैं आपको पहले ही बच्चों बता चुका हूं कि इसमें जो क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वह है आपका महत्व। क्या है? महत्व। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया पीछे, मैंने फैट का पीछे बता के आया, इसी प्रकार से आपका प्रोटीन का महत्व है। तो देखिए इंपोर्टेंस क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। तो पहला नंबर तो आप यही कह सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डर के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? बॉडी बिल्डर के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है इनको।
जीव द्रव्य एंजाइम हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये क्या? प्रोटोप्लाज्म, एंजाइम हार्मोन का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रोटीन प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट तो है ही, साथ साथ एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है वह मुख्य रूप से प्रोटीन के द्वारा ही होता है। हार्मोन का जो निर्माण होता है वह भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। शरीर की सुरक्षा में शरीर जो बॉडी अपने बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंट्री करते हैं, क्या पैथोजेंस एंट्री करते, तो पैथोजेंस को मार गिराने का कार्य करते हैं, वह एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडीज के निर्माण में हेल्प करती हैं। तो सेकंड क्या बता सकते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण में एंटीबॉडी यानी पैथोजेंस जैसे अपनी बॉडी में प्रवेश करेंगे तो कुछ पहले से एंटीबॉडी पाए जाते हैं और कुछ को मार गिराने के लिए दैट टाइम बनते हैं। तो वह मुख्य रूप से जो होते हैं वह क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं। वह काय के बने होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। थर्ड नंबर बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कैरियर जो होता है, ऑक्सीजन वाहक अपने ब्लड में जो होता है, ऑक्सीजन वाहक होता है, वह हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो हीम इसमें क्या है? आयरन है, और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो स्वाभाविक है अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, अपने ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है वह ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो स्वाभाविक है कि हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह भी मुख्य रूप से इसका एक महत्व है। क्या महत्व है? फोर्थ बता सकते हैं कि मरम्मत यानी रिपेयरिंग काय का कार्य करता है? रिपेयरिंग। ग्रोथ काय का फंक्शन करता है? ग्रोथ का भी मुख्य रूप से यह फंक्शन करता है। टूट फूट जो अपने शरीर में होती है, जितना भी टूट फूट अपने शरीर में जो होती है वह प्रोटीन के द्वारा ही मुख्य रूप से उसकी मरम्मत की जाती है। क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है। यह आवश्यकता पड़ने पर, विशेष ध्यान दें, आवश्यकता पड़ने पर यह ऊर्जा देह पदार्थ भी होते हैं। या आवश्यकता यदि पड़ती है अपने शरीर में, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया, देन फैट फिनिश हो गया, अब यदि एनर्जी की आवश्यकता है तो उस दौरान प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहां? आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान कराते हैं। ये सब सही लगेगा कि आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान कराते हैं। तो इतना आपको क्या पढ़ना है प्रोटीन के अंतर्गत। प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का शब्द था, प्रोटियोस। प्रोटियोस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका तात्पर्य होता फर्स्ट रैंक, जिसका तात्पर्य क्या होता है? फर्स्ट रैंक। और इसको जो प्रोटीन नाम दिया था वह मोल्डर साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? मोल्डर वैज्ञानिक थे। उन्होंने मुख्य रूप से यह प्रोटीन नाम दिया था। तो ये आपको कायम पढ़ना, प्रोटीन वीआईपी कैटेगरी का महत्व है, ये आपको रटने हैं। क्या ये आपको मुख्य रूप से क्या करने हैं? रटने हैं। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाए, क्या ये जो मैंने आपको बताया, तो ये ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है। अब इसके बाद जो आता है वह कौन सा आता है? न्यूक्लिक एसिड। कौन सा आता है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वह सिर्फ इतना ही है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि पेरेंट्स के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वह जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है लिखकर। न्यूक्लिक
अम्ल, ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं, अर्थात जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं, उनको जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। इनको सबसे पहले जो खोज की थी वो एक मिक्सचर साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? मिक्सचर साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले खोजा था और न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। लेकिन अल्टमान वैज्ञानिक ने, अल्टमान साइंटिस्ट ने इन्हें न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। क्या? अल्टमान साइंटिस्ट ने इन्हें क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। और यह दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मुख्य रूप से इनका जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन में 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से पार्ट आते हैं? एक तो नाइट्रोजन बेस आते हैं। क्या आते हैं? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं ये देखें आप और हम लोग। नाइट्रोजन बेस यानी क्षारक। तो स्वाभाविक है कि इसमें 2 होते हैं, प्यूरिन, पिरामिडिन। ये होते प्यूरिन के अंतर्गत एडिनिन और ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। ये 5 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, 5 नाइट्रोजन बेस पाए जाती है। एक प्यूरिन, प्यूरिन में 2 होते हैं। कौन कौन से? शॉर्ट में मैंने लिखा है, जीवन भर इनको शॉर्ट में ही जाना जाता है, एडिनिन, ग्वानिन। पिरामिडिन में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। यूरेसिल एब्सेंट होता है, जिससे ध्यान रखें डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। आरएनए में मुख्य रूप से कौन से पाए जाएंगे? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहां थाइमिन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? थाइमिन एब्सेंट होता है। तो ये चीज। अब दूसरा मुख्य रूप से नाइट्रोजन बेस प्लस मुख्य रूप से फॉस्फेट ग्रुप और प्लस शुगर। यदि शुगर में क्लियर करना है तो आप लिख दें पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर थी? पेंटोज शुगर, जो मोनोसैकेराइड थी, जो मोनोसैकेराइड थी। डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर इसके अंतर्गत आते हैं। तो नाइट्रोजन बेस तो ये हो गया, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर एक बड़ी चेन बनाते हैं, जिसको पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, अर्थात डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। 2 नंबर में पूछा जा सकता है न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन, यानी नाइट्रोजन क्षारक, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यदि के कोई न्यूक्लियोसाइड पूछे, न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन क्या देनी है मैं लिख के बता देता हूं। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। यदि न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया जाए तो मुख्य रूप से क्या बन जाती है? आपकी न्यूक्लियोसाइड। तो स्वाभाविक है कि क्या लिख सकते हो? नाइट्रोजन
बेस, क्या नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। इस प्रकार से आप मुख्य रूप से क्या ये न्यूक्लिक एसिड पढ़ सकते हैं। फूड मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। इनका फंक्शन सिर्फ यही है कि यह जेनेटिक मटेरियल है और पेरेंटल कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा जो आरएनए होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इतना आपको क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में। अब आता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल हो गया। इसके बाद क्या होगा बच्चों, आप लोगों को मैं शुरुआत में बता चुका, ध्यान है। इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल क्या आते हैं, इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल में आप क्या लेते हैं, सबसे पहले H2O अर्थात वाटर अर्थात जल। अपने फूड का मेन कंपोनेंट ये होता है, अपने फूड का मेन कंपोनेंट होता है। तो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, जो इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल के रूप में जाना जाता है। इसको आप और हम लोग किस रूप में ले सकते हैं, एक तो सीधे पी कर ले सकते हैं, एक भोजन के साथ पी कर ले सकते हैं, और दूसरा अपने शरीर में मुख्य रूप से जो उपापचयी क्रियाएं होती, मेटाबॉलिक क्रियाएं होती, उनके फलस्वरूप भी क्या वाटर का फॉर्मेशन होता है, क्या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उनके फलस्वरूप भी वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 रूपों में मुख्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। किन रूपों में, 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसका महत्व होता है, इसका फॉर्मूला तो ये लिख ही चुका हूं, और उस समय कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाया था, तब बताया था इसमें 2:1 यानी 2:1 रेशो के रूप में ये पाए जाते हैं। तो इसका इंपोर्टेंस क्या होता है, यह उपापचयी पदार्थ है, यह कैसा है, मेटाबोलाइट फूड मटेरियल है, यानी कि सीधे सीधे यहां लिख दिया जाए फर्स्ट नंबर, उपापचयी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बच्चों, उपापचयी पदार्थ होता है, जो आयनों में विघटित होकर क्रिया में भाग लेता है, जो आयनों में विघटित होकर, जो आयनों में विघटित होकर क्रिया में भाग लेता है। देखिए कितना बहुत अच्छा पॉइंट है कि मेटाबॉलिक मटेरियल है, उपापचयी पदार्थ है, जो आयनों में विघटित होकर, आयनों में टूटकर मुख्य रूप से क्या क्रिया में भाग लेता है। दूसरा नंबर क्या बता सकते हैं इसके महत्व में, क्या जल यानी वाटर एक अच्छा विलायक है, अच्छा विलायक होता है, जल एक अच्छा विलायक होता है, यानी कि अपनी बॉडी में जो भी पदार्थ सॉल्युबल फेज में पाए जाते हैं वह वाटर में ही घुले हुए रहते हैं, मोस्टली वाटर में घुले हुए रहते हैं। इस वजह से कहा जाता है जल एक अच्छा विलायक है, किसी भी लिविंग बींग्स का मेन कंपोनेंट है, किसी भी लिविंग बींग्स का मेन कंपोनेंट है, किसी भी सेल्स का लगभग 70 to 80% पार्ट मुख्य रूप से यही बनाने का कार्य करता है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट यदि कोई पूछता है, प्रोटोप्लाज्म का मुख्य घटक जो बनाता है, जो वह मुख्य रूप से यही जल बनाने का कार्य करता है। जल में विभिन्न अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जल में विभिन्न अणु स्वतंत्र रूप से, जल में विभिन्न अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। विश्व देखिए ये फिर है आपका टेम्परेचर मेंटेन
मेंटेन का कार्य करता है। यानी तापक्रम नियंत्रण का कार्य करता है। काय का कार्य करता है? तापक्रम नियंत्रक का जो कार्य करता है वह मुख्य रूप से यही करता है। फिर जीव द्रव्य लिख दूं, बता चुका हूं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से आप वाटर का महत्व बता सकते हैं, वाटर का महत्व बता सकते हैं। तो एक तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें, एक अच्छा विलायक है, किसी भी पदार्थ को घोलने का कार्य करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का कार्य करता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का मेन कंपोनेंट होता है। तो ये आपको काय में जो इनऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट था, वाटर या जल, इसमें पढ़ना है। अब आता है आपका मिनरल्स। क्या आते हैं? मिनरल्स यानी खनिज लवण। क्या? मिनरल्स यानी खनिज लवण पढ़ते हैं। देखिए, फूड का इनऑर्गेनिक पार्ट चल रहा है, ये तो पता ही है आपको। मिनरल्स, साल्ट, खनिज लवण। तो देखिए भाई, ये क्या होती है? इनको आप और हम लोग भूमि से सीधे प्राप्त नहीं कर सकते, इस वजह से भोज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। और जो प्रोड्यूसर होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, अर्थात पेड़ पौधे होते हैं, वह इनको सीधे भूमि से प्राप्त करते हैं। और चूंकि आप और हम लोग डायरेक्ट या कोई एनिमल का या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्लांट्स को फीड करता है, तो उनके माध्यम से ये जो मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, अपनी बॉडी में प्रवेश करते हैं और विभिन्न प्रकार की शरीर में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करती, विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। सोर्स वही, चाहे जो भी सीरियल्स हो, मतलब अनाज हो, दूध हो, मांस हो या अंडा हो। क्या? अंडा हो। इनको खाकर आप और हम लोग इनकी पूर्ति कर सकते हैं। इनको खाकर आप और हम लोग मुख्य रूप से इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब इनका महत्व क्या होता है? वही इंपोर्टेंस, मतलब सीधे सीधे कहा जाए, हर किसी का महत्व है और महत्व बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आपको लिख दिया जाए कैल्शियम और फास्फोरस, ये बोन और टीथ को बनाने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस बोन और टीथ को हेल्प बनाने में कार्य करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। दूसरा मुख्य रूप से बना सकते हैं कि आरबीसी को फॉर्मेशन में भी मुख्य रूप से क्या हेल्प करते हैं। तो आरबीसी के फॉर्मेशन यानी कि दूसरी भाषा में कह दूं, हीमोग्लोबिन, ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? इसमें हीम जो पाया जाता है वो है कौन सा भाग है? आयरन। कौन सा भाग है? आयरन। तो आयरन क्या है? मिनरल्स है। आयरन क्या होते? मिनरल्स होते। तो इस वजह से मुख्य रूप से बताया जाता है कि यह ब्लड के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में। और पीएच नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। क्या? पीएच नियंत्रण का भी मुख्य रूप से ये कार्य करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो लेन देन होता है यानी आवागमन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली से पदार्थों का इधर उधर आना जाना होता है, लेन देन होता है, तो उसके लिए पारगम्यता जो होती है, अर्थात वह मुख्य रूप से लवण ही बनाने का कार्य करता है। यानी रासायनिक लेन देन के लिए प्लाज्मा झिल्ली के पारगम्यता बढ़ाते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता यही बढ़ाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की, यहां लिख दूं, पारगम्यता बढ़ाने का कार्य लवण
करते हैं। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? लवण मुख्य रूप से करते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं? इनके फंक्शन बता सकते हैं क्या, सिंपल भाषा में सीधे सीधे? तो ये आपके क्या होते हैं? मिनरल साल्ट और खनिज लवण। अब इसके अंतर्गत एक फूड मटेरियल बचा है जिसको मैंने छोड़ रखा है। इसके अंतर्गत एक फूड मटेरियल बचा है जिसको मैंने छोड़ रखा है था। आप बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है, बहुत सूक्ष्म, जो अपने शरीर में जिनका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, जिनको आप और हम लोग भोज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, वह मुख्य रूप से कौन से हैं? विटामिन्स। कौन से हैं? विटामिन्स। तो विटामिन्स को लेकिन आप और हम लोग एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे ही ये वाला जो भोज्य पदार्थ वाला फूड मटेरियल वाला टॉपिक है, सभी को मैंने थोड़ा पढ़ाया, उसमें ही बहुत बड़ा हो गया। तो विटामिन्स को आप और हम लोग जो नेक्स्ट 18 नंबर का 18 नंबर का जो पार्ट आएगा उसके अंतर्गत पढ़ेंगे।